अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एस्केल्मिन्स की जनरल करैक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी कैविटी को देखेंगे। एस्केल्मिन्स जो है ये फर्स्ट असेंबलेज ऑफ एनिमल्स हैं। फर्स्ट असेंबलेज ऑफ एनिमल्स का मतलब है कि ये एनिमल्स का एक ग्रुप है जिनमें डिस्टिंक्ट बॉडी कैविटी होती है, यानी इनमें एक सेपरेट बॉडी कैविटी होती है। अब हम देखेंगे कि बॉडी कैविटी क्या होती है। बॉडी कैविटी बॉडी के अंदर एक स्पेस होती है जो फ्लूइड के साथ फिल होती है, यानी बॉडी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। अब इस फ्लूइड का पर्पस क्या होता है कि ये फ्लूइड जो बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, इस फ्लूइड के अंदर बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह ये फ्लूइड बॉडी कैविटी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको होल्ड भी करता है और उनको प्रोटेक्ट भी करता है। तो इस तरह ये जो कैविटी है जो फ्लूइड से भरी हुई है, इस कैविटी के अंदर बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होंगे ये उनको प्रोटेक्ट करेगी और उनको उन ऑर्गन्स को होल्ड करेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक स्केल्मिन्थ लिया है जो कि एक राउंड वर्म है, और यहाँ पे इसके अंदर जो है, यहाँ पे देखेंगे कि इसका ट्यूबुलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये इसका माउथ है और ये इसका एनस है, यानी इसके अंदर एक कंप्लीट ट्यूबुलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है प्रेजेंट है। देखिए अब जो ये स्पेस है, यहाँ पे ये ट्यूबुलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और यहाँ पे जो ये स्पेस है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस जो यहाँ पे है ये बॉडी कैविटी है, और इसी स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है वो भरा होता है। तो इसी कैविटी के अंदर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और ये फ्लूइड जो है ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को होल्ड भी करता है और उनको प्रोटेक्ट भी करता है। आप देखिए ये प्रोटेक्ट कैसे करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस राउंड वर्म को पंच मारते हैं, ठीक है, अगर हम इसको पंच मारते हैं तो क्या होगा कि इसकी जो फ्लूइड फिल कैविटी है, फ्लूइड फिल स्पेस जो है, ये पंच को, हमारे पंच की जो हमने फोर्स अप्लाई की है उसको इंटरनल ऑर्गन्स तक ट्रांसफ़र नहीं होने देगी। मीन टू से हमारे पंच का जो प्रेशर है वो इंटरनल ऑर्गन्स पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये फ्लूइड फिल्ड जो कैविटी है ये उस पंच की फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और उसका जो फोर्स का जो प्रेशर है वो इंटरनल ऑर्गन्स पर नहीं पड़ने देगी, जिसकी वजह से जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे, उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। किसकी वजह से? इस बॉडी कैविटी की वजह से। आप देखें यहाँ पे हमने बात की कि इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। आप देखें इनकी जो बॉडी कैविटी है, इनकी बॉडी कैविटी के अंदर पेरिटोनियल लाइनिंग और मेम्ब्रेन्स नहीं होती। अब यहाँ पे जो हम मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे हैं, इन मेम्ब्रेन्स को मिजेंट्रीज कहते हैं। तो इनकी जो बॉडी कैविटी है, एस्केल्मिन्स की जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर ना तो पेरिटोनियल लाइनिंग होती है और ना ही मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम मिजेंट्रीज कहते हैं। अब जो ये पेरिटोनियल लाइनिंग है और ये मेम्ब्रेन्स और मिजेंट्रीज जो हैं ये एडवांस एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं, यानी एडवांस एनिमल्स जो है ये उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एस्केल्मिन्स के अंदर पेरिटोनियल लाइनिंग और मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होती। अब एडवांस एनिमल्स में हम ह्यूमंस की अगर बात करते हैं, ह्यूमन के अंदर जो एब्डोमेन है उस एब्डोमेन के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन्स के ज़रिए बाउंड होते हैं, और जो एब्डोमिनल वॉल होती है, एब्डोमिनल वॉल को पेरिटोनियल लाइनिंग ने सराउंड किया होता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखें, इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने अंडरस्टैंड करना है, एज्यूम करना है आपने कि हमारे पास ये जो है ये एक मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। अब देखें इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ये मैंने एक शॉपर लिया है। यहाँ पे देखें, यहाँ से इस शॉपर को अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने हार्ट डाला है ये एक डबल लेयर है, ठीक है, शॉपर की। जैसे एक शॉपर होता है उसकी एक डबल लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस शॉपर के अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे फ्लूइड भर दूँ, यहाँ पे फ्लूइड भर दूँ, और फ्लूइड भरने के बाद यहाँ पे ऑर्गन्स होंगे। यहाँ पे देखें एब्डोमेन के अंदर यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे स्टमक है, ठीक है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन होगी, और उसके बाद ये इस तरह से पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन्स जो है इसको कवर कर लेगी, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ है और इस तरह इसने कवर कर दिया है ऑर्गन्स को। ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो कि एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं। एक मेम्ब्रेन है जिसने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कवर किया हुआ है, जो ये वाली मेम्ब्रेन है ये ऑर्गन के साथ एसोसिएट है, ऑर्गन के साथ लाई कर रही है, ठीक है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसे हम विसरल लेयर कहते हैं जो ऑर्गन के साथ टच होती है। और एक लेयर, और दरमियान में इस लेयर के दो लेयर्स हैं, इनके दरमियान में फ्लूइड है और एक बाहर वाली लेयर है। ये बाहर वाली लेयर वो है जो एब्डोमेन की जो वॉल है उसको कवर करेगी। यानी अगर हम एब्डोमेन, फॉर एग्जांपल ये एब्डोमेन है, अगर हम इस एब्डोमेन को की वॉल को कट करेंगे तो कट करने के बाद ये मेम्ब्रेन आएगी, ठीक है, ये पेरिटोनियल लाइनिंग होगी। यानी जब एब्डोमेन की जब स्किन को हम काट देंगे तो स्किन की कटिंग के बाद ये वाली मेम्ब्रेन शो होगी, ये पेरिटोनियल लाइनिंग है, ठीक है। तो इसकी जो दो लेयर्स हैं, दरमियान में फ्लूइड है, और जो ये वाली लेयर जो इसको ऑर्गन को टच कर रही है
ये विसिरल लेयर है, और ये वाली जो लेयर है पेरिटोनियल लाइनिंग, ये पेराइटल लेयर है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये पेरिटोनियल लाइनिंग है जो कि एडवांस एनिमल्स में तो प्रेजेंट होती है, लाइक ह्यूमंस में इनके एब्डोमेन में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं इस मेम्ब्रेन के जरिए बाउंड होते हैं। और ये बाहर वाली जो पेरिटोनियल लाइनिंग है ये एब्डोमेन की वॉल को सराउंड करती है। तो आपने ज्यूम करना है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे ये देखें, ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन की क्वाइलिंग बॉडी के एब्डोमेन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है क्वाइल की फॉर्म में इस तरह होती है। ठीक है, इसको भी मैंने क्वाइल नहीं करना, ये अब आपने समझना है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब इसको मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ये इसको कवर करेगी, फोल्डिंग होगी, इस मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग होगी। देखिए इस तरह से इसकी फोल्डिंग होगी। ठीक है, इस तरह से। अब ये इसको इसने सराउंड किया, इस मेम्ब्रेन ने, इसकी फोल्डिंग हुई। अब फोल्डिंग के बाद यहाँ पे देखें स्मॉल इंटेस्टाइन की क्वाइलिंग जहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे जो फोल्ड्स बनी है पेरिटोनियल लाइनिंग की, जो फोल्ड बनी है पेरिटोनियल लाइनिंग की, जो विसिरल लेयर की जो यहाँ पे फोल्ड्स बनी है, इन फोल्ड्स को हम मिजेंट्रीज कहते हैं। ये मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन्स की फोल्डिंग है, इन फोल्डिंग्स को हम मिजेंट्रीज कहते हैं। और ये जो पेरिटोनियल लाइनिंग की हम बात कर रहे हैं और जिन मिजेंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, ये पेरिटोनियल लाइनिंग और जो मिजेंट्रीज हैं ये एडवांस एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्कैल्मिंथ की बॉडी कैविटी है उसके अंदर पेरिटोनियल लाइनिंग और ये जो मिजेंट्रीज और मेम्ब्रेन्स हैं ये प्रेजेंट नहीं होती। तो अब आपको पता चल गया कि पेरिटोनियल लाइनिंग क्या होती है और मिजेंट्रीज क्या होती हैं, और ये स्कैल्मिंथ के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड फिल है, इस बॉडी कैविटी के अंदर पेरिटोनियल लाइनिंग, मेम्ब्रेन्स और मिजेंट्रीज एब्सेंट होती हैं। इस बॉडी कैविटी के अंदर पेरिटोनियल लाइनिंग, मेम्ब्रेन और मिजेंट्रीज की एब्सेंस की वजह से इस बॉडी कैविटी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होंगे वो बॉडी कैविटी के अंदर फ्रीली लाई करेंगे, यानी वो इंटरनल ऑर्गन्स किसी भी मेम्ब्रेन या मिजेंट्रीज के साथ बाउंड नहीं है। तो इस तरह वो बॉडी कैविटी के अंदर फ्रीली लाई करेंगे, उन इंटरनल ऑर्गन्स के साथ मेम्ब्रेन की कोई भी बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होगी। इस बॉडी कैविटी को हम सूडोसीलोम कहते हैं, इस बॉडी कैविटी को हम सूडोसील भी कहते हैं। अब देखिए सूडोसीलोम का मतलब क्या है। सूडोसीलोम का मीन है फॉल्स बॉडी कैविटी, और ये बॉडी कैविटी जो है ये बॉडी वाल और गट के दरमियान लाई करती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने जो ये लाइनिंग ड्रॉ की है, ठीक है, ये बॉडी वाल है और इस बॉडी वाल के अंदर यहाँ पे एक गट प्रेजेंट है। गट का मतलब है उसके अंदर जो कंप्लीट ट्यूबुलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यहाँ पे ये गट है। अब इस गट और बॉडी वाल के दरमियान ये जितना भी इसके दरमियान ये वाला जो पार्ट है इसे हम बॉडी कैविटी कहते हैं। यही स्पेस जिसको हम फॉल्स बॉडी कैविटी कह रहे हैं, यही स्पेस जो है सूडोसीलोम है, यही स्पेस सूडोसील है। तो ये क्या है, फॉल्स बॉडी कैविटी है जो कि गट और बॉडी वाल के दरमियान लाई करती है। अब हम देखेंगे कि बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो उस फ्लूइड के अंदर एक तो जिलेटिनस सब्सटेंसेस होते हैं और सेकंड उस फ्लूइड के अंदर मेसेनकाइम सेल्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे जिलेटिनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं। एस्केल्मिन्थ की जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर जो फ्लूइड फिल होता है उस फ्लूइड के अंदर जिलेटिनस सब्सटेंसेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि इन जिलेटिनस सब्सटेंसेस का फंक्शन क्या है। अब देखें यहाँ पे ये जिलेटिनस सब्सटेंसेस के अंदर जो जेलेटिन होती है ये ग्लूटामिक एसिड पर मुश्तमिल होती है, यानी बॉडी क्या करेगी, बॉडी इस ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन बना देगी। अब ये ग्लूटामीन जो है ये क्या करेगा कि ये स्टमक की या डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक भी आता है, इंटेस्टाइन्स भी आती हैं, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या करेगी ये ग्लूटामीन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी अगर हम स्टमक को लें या इंटेस्टाइन को लें तो स्टमक की म्यूकोजल लाइनिंग को हेल्दी बनाएगी। ये ग्लूटामीन स्टमक की जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको हेल्दी बनाती है। अब म्यूकोजल लाइनिंग क्या होती है, म्यूकोजल लाइनिंग जो है स्टमक की यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम स्टमक की बात करें या इंटेस्टाइन्स की बात करें तो इनकी जो इनर वॉल्स होती हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन्स की जो इनर वॉल्स होती हैं उनके अंदर म्यूकस की एक लेयर होती है जो स्टमक की इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से ग्लूटामीन क्या करती है कि स्टमक की जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको हेल्दी बनाएगी। जब स्टमक की म्यूकोजल लाइनिंग हेल्दी होगी तो वो गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगी। जब गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन स्टिमुलेट होगी तो डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। तो इस तरह जो एस्केल्मिन्स हैं उनकी बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जिलेटिनस सब्सटेंसेस होते हैं और वो जिलेटिनस सब्सटेंसेस इस पूरा प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया उसके थ्रू डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो जिलेटिनस सब्सटेंसेस है उनका फंक्शन इस तरह से डाइजेशन में मदद करता है। अब हम देखेंगे कि जो स्कैल्मिन्थ की बॉडी कैविटी है उसके अंदर जो फ्लूइड फिल होता है उसके अंदर मेसेनकाइम सेल्स का क्या फंक्शन होता है। अब देखिए हम देखेंगे कि मेसेनकाइम सेल्स होते क्या हैं। मेसेनकाइम सेल्स जो हैं ये मीजोडर्मल सेल्स होते हैं। मीजोडर्म जैसे बॉडी के अंदर
3 जर्म लेयर्स होती हैं, यानी जो एस्केल्मिन्स हैं इनकी जो बॉडी है वो 3 जर्म लेयर्स से मिलकर बनी होती है। मीजोडर्म के मीजोडर्मल सेल्स जो है क्या है, मेसेनकाइम सेल्स। अब मीजोडर्मल सेल्स की आपने एक बात याद रखनी है कि ये सेल्स जो हैं ये लूज सेल्स होते हैं, यानी ढीले ढाले सेल्स होते हैं, बहुत ढीले सेल्स होते हैं, यानी इनकी फ्लूइड नेचर अगर कहें हम कि इनकी फ्लूइड नेचर होती है, या हम कह सकते हैं कि ये फ्री सेल्स होते हैं। अब ये सेल्स करते क्या है कि ये सेल्स प्रोटीन की प्रोडक्शन करते हैं। अब जब ये प्रोटीन की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो साथ में कार्बोहाइड्रेट भी इनको सराउंड करेंगे। अब आप ये बात सोचेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आए, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन से आए। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन के साथ एसोसिएशन होती है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी आ गए इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और यहाँ पे अब फाइबर्स भी आ गए। फाइबर्स क्या है, फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट की ही एक टाइप है जो डाइजेस्ट नहीं होती। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होते हैं तो ये ब्रेक डाउन होकर शुगर मॉलिक्यूल बना देते हैं, लेकिन फाइबर्स डाइजेस्ट नहीं होते। आपने इन सेल्स को देखना है। अब ये सेल्स आपने एज्यूम करना है कि ये मीजोडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। अब ये मीजोडर्मल सेल्स यहाँ पे इन्होंने ये प्रोटीन की प्रोडक्शन की हुई है। हर सेल ने ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डिफरेंट टाइप के फाइबर्स की यहाँ पे प्रोडक्शन की है। अब देखिए कि इन सेल्स में जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डिफरेंट टाइप के फाइबर्स की जब प्रोडक्शन होगी तो ये इस मटेरियल को रिलीज़ भी करेंगे। तो जब ये मटेरियल को रिलीज़ करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेल्स अब मटेरियल इन्होंने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, अपने मटेरियल को रिलीज़ कर रहे हैं। जब ये मटेरियल रिलीज़ करेंगे तो सेल्स एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये सेल्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगा। तो डिस्टेंस इंक्रीज़ होने से ये सेल्स के दरमियान बहुत माइन्यूट सा इनके दरमियान कनेक्शन बन जाएगा। बहुत माइन्यूट, बहुत हल्का सा कनेक्शन, जिसे हम कहें बहुत मामूली सा कनेक्शन इनके दरमियान रह जाएगा। वो कनेक्शन, इस कनेक्शन में फाइबर्स भी होंगे। तो आपको पता है कि फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि बिल्कुल धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन बहुत लूज है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं लूज इन नेचर सेल्स हैं। अब ये सेल्स इनकी जो प्रोडक्शन हुई है उसको रिलीज कर रहे हैं। अब ये रिलीज करके क्या करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे होगा, क्योंकि ये मीजोडर्मल सेल्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू इनका एक्टोडर्म के साथ होगा और एंडोडर्म के साथ होगा। एक्टोडर्म में क्या आती है, एक्टोडर्म में स्किन आती है, ठीक है, यानी इनका कनेक्शन स्किन के साथ होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे स्किन के साथ कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे। और इनर ऑर्गन्स में आती है एंडोडर्म, तो इनर ऑर्गन में ये बनाएंगे। यहाँ पे इस कनेक्टिव टिश्यू इनका इनर ऑर्गन्स के साथ होगा, जो कि होगा एंडोडर्म, ठीक है। इनर ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका कनेक्टिव टिश्यू इनर ऑर्गन्स के साथ भी ये बनाएंगे, और स्किन के साथ, स्किन के नीचे भी ये कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे। अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो है, आपने ये बात याद रखनी है कि इन्होंने ये जो कनेक्टिव टिश्यू बनाए हैं ये लूज इन नेचर सेल्स हैं, ठीक है, बहुत लूज सेल्स हैं। इनके दरमियान जो है, जो सेल्स हैं इनके दरमियान माइन्यूट, बहुत मामूली से कनेक्शंस हैं। अब ये सेल्स जो हैं आपस में, ये जो इनके दरमियान ये कनेक्शन बना है, इसके थ्रू सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी सेल्स की कम्युनिकेशन। ये सेल्स कहीं भी बॉडी में चले जाएं, खत्म, इनकी आपस में जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म नहीं होगी। सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के ये पाथवेज हैं, कम्युनिकेशन के ये सेल्स की एक्सटेंशंस हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होंगी। अब आपने यहाँ से ये बात याद रखनी है कि ये सेल्स लूज इन नेचर सेल्स हैं। यहाँ पे हमने जो इन सेल्स की बात की कि ये मेसेनकाइम सेल्स जो हैं ये एक दूसरे से जब फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस आता है, तो इनकी जो सेलुलर एक्सटेंशंस हैं, यानी इनके दरमियान जो माइन्यूट से ये कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शंस जो हैं ये बहुत लूज कनेक्शंस होते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो सेल्स हैं ये पूरी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। अब पूरी बॉडी के अंदर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो अब क्या होगा कि एस्केल्मिन्स के अंदर ये सर्कुलेशन का रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो सेल्स हैं, जो लूज इन नेचर सेल्स हैं, ये एस्केल्मिन्स में सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। यानी एस्केल्मिन्स में जो सर्कुलेशन है वो इन लूज सेल्स की वजह से होगी। कैसे होगी वो हम डिस्कस करते हैं अभी। अब देखिए एस्केल्मिन्स के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है, यानी इनके अंदर ना तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और ना ही इनके अंदर कोई गैस एक्सचेंज के लिए स्पेशल सिस्टम है। तो इनमें जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन किसकी होगी, ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होगी। यानी इनकी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाएगी, क्योंकि ब्लड तो है नहीं। यानी हायर एनिमल्स में क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है और फिर ब्लड जो है वो बॉडी के हर ऑर्गन में जाकर ऑक्सीजन सप्लाई करके आता है। लेकिन अब यहाँ पे एस्केल्मिन्स की बात करें तो इनके अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, और जो गैशियस एक्सचेंज है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो कैसे एस्केल्मिन्स की बॉडी के बाहर जाएगा। तो यहाँ पे इनकी जो बाहर की जो लेयर है, बॉडी की जो लेयर है, यहाँ पे
वो थिन है, क्यों थिन है? मीजोडर्मल सेल्स की वजह से। मेसेनकाइम सेल्स के दरमियान लूज कनेक्शंस हैं, तो लूज कनेक्शन होने की वजह से इनके दरमियान फाइब्रस कनेक्शंस हैं। फाइब्रस कनेक्शंस यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान माइन्यूट स्पेसिस हैं। अब माइन्यूट स्पेसिस के थ्रू ही डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन इनके सेल्स के अंदर जाएगी, ठीक है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। इसी तरह जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इनके सेल के बाहर जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट एक और आता है कि जो एस्केलमेंट्स हैं इनकी बॉडी जो है वो मॉइस्ट रहती है। मॉइस्ट किस वजह से रहती है? क्योंकि इनकी बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूड है वो फ्लूड इनकी जो बॉडी की बाहर वाली यहाँ पे ये जो वॉल है बॉडी की इसको नमदार रखता है, ठीक है। वो फ्लूड इस बॉडी वॉल को नमदार रखता है, जिसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज इनकी बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू टेक प्लेस होता है। इसका एक और फंक्शन है सर्कुलेशन में। हम न्यूट्रिएंट्स की सर्कुलेशन की बात भी करते हैं। अब सर्कुलेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की सर्कुलेशन भी होगी और वेस्ट प्रोडक्ट्स की सर्कुलेशन भी होगी। तो यहाँ पर भी न्यूट्रिएंट्स की और वेस्ट प्रोडक्ट्स की सर्कुलेशन भी यहाँ पे मीजोडर्मल यानी मेसेनकाइम सेल्स के दरमियान जो लूज कनेक्शंस हैं, लूज कनेक्शंस की वजह से इनके दरमियान माइन्यूट स्पेसिस होती हैं। उन स्पेसिस के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी सर्कुलेशन भी मेसेनकाइम सेल्स के जो माइन्यूट स्पेसिस हैं उनके थ्रू होती है। यहाँ पे अब हम एस्केलमेंट्स के स्केलेटन की बात करेंगे। देखिए इनमें जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्टेटिक होता है। हाइड्रोस्टेटिक क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो बॉडी कैविटी है, इनके उस कैविटी के अंदर जो फ्लूड होता है वो फ्लूड ही स्केलेटन का रोल प्ले करता है। यानी इन एस्केलमेंट्स एनिमल्स के अंदर कोई स्पेशल बोन का स्केलेटन नहीं होता, बल्कि इनकी कैविटी के अंदर जो फ्लूड होता है वो फ्लूड ही इनकी बॉडी को फॉर्म में रखता है। यानी इन एस्केलमेंट्स की बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट होता है वो फ्लूड इनकी बॉडी को मेंटेन रखता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इनका स्केलेटन क्या है? पानी वाला स्केलेटन होता है, यानी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इनका होता है जो इनकी बॉडी को मेंटेन रखता है। सेकंड लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे बॉडी कैविटी के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, लोकोमोशन इनमें कैसे होती है। तो यहाँ पे हम लोकोमोशन की बात भी करेंगे। तो लोकोमोशन इनमें कैसे होती है? इनमें जो मेसेनकाइम सेल्स हैं, अगर हम मेसेनकाइम सेल्स की बात करें तो यहाँ पे भी मेसेनकाइम सेल्स का फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इनमें लोकोमोशन कैसे टेक प्लेस होती है। तो यहाँ पे मेसेनकाइम सेल्स का यहाँ पे भी रोल आएगा कि मेसेनकाइम सेल्स जो हैं इनके अंदर मसल्स लेयर्स बनाते हैं। जैसे इनके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होंगे, इनके अंदर सर्कुलर मसल्स भी होंगे, इन एनिमल्स के अंदर डायगोनल मसल्स भी होते हैं, इनके अंदर ट्रांसवर्स मसल्स भी होते हैं। तो ईच हर टाइप के इनके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो मसल्स हैं एक तो मेसेनकाइम सेल्स के मसल्स हैं। अगर हम मेसेनकाइम सेल्स को देखें तो ये लूज इन नेचर सेल्स होते हैं, तो टिश्यू को एनेबल करते हैं कि वो मूव भी कर सकता है और टिश्यू जो है वो अपने आप को मोल्ड भी कर सकता है। तो लूज सेल्स हैं, ठीक है, सॉफ्ट सेल्स हैं। तो इस तरह एनिमल अपनी बॉडी को जो है वो लोकोमोशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मोल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह वो मूवमेंट शो कर सकता है। तो इनके अंदर जो मसल्स होते हैं, ये देखिए ये एक एनिमल है, ये इसकी बॉडी है राउंड वन की, ठीक है। ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये डोर्सल सरफेस है, इसको हम कहते हैं डोर्सल। जो नीचे वाली सरफेस है ये वेंट्रल सरफेस है, इसको हम कहते हैं वेंट्रल। बॉडी की जो साइड वाली प्लेस है, ठीक है, साइड वाली प्लेस जो है इसको हम कहते हैं लेटरल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होगा कि यहाँ पे डोर्सोलेटरल और वेंट्रल लेटरल जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उनकी कॉन्ट्रैक्शन से अंडुलेट मोशन इनमें टेक प्लेस होती है। डोर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और इनकी इलोंगेटेड बॉडी जो है कैसे मूव करती है? अंडुलेटिंग मूवमेंट, जिसमें अप एंड डाउन मूवमेंट, यानी ये एस्केलमेंट्स जो है ऐसे मूव करते हैं अप एंड डाउन, ठीक है। ट्रांसवर्स यानी कि अगर एक इलोंगेटेड एक्सिस के अलोंग जो ट्रांसवर्स मसल्स हैं इनके, ठीक है, वो इनको हेल्प करते हैं कि ये एनिमल्स अंडुलेटिंग मोशन में मूव करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी कैविटी ऑफ द एस्केलमेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एस्केलमेंट्स एनिमल्स के ही जो नेक्स्ट फीचर्स हैं, नेक्स्ट इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।